एक मामूली आदमी जो फल बेचकर अपना गुजारा करता था, उसने सरकार के नाक के नीचे एक ऐसा स्कैम कर दिया कि पूरा सिस्टम हिल गया। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जिसने उसे पनपने दिया। सन 1961 में कर्नाटक के खानापुर में जन्मे अब्दुल करीम तेलगी का जीवन शुरुआत से ही कठिनाइयों से भरा था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां पिता रेलवे में मामूली कर्मचारी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी, लेकिन जब उनके पिता का निधन हुआ तो हालात और बिगड़ गए। घर चलाने के लिए उनकी मां ने घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन इससे पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती थी। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी धीरे धीरे छोटे तेलगी पर आ गई। तेलगी ने बेलगाम रेलवे स्टेशन पर फल बेचने शुरू किए ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सके। वह दिन में स्कूल जाता और बाकी समय रेलवे स्टेशन पर ग्राहकों को फल बेचता। इसी संघर्ष के दौरान उसने यह समझा कि अगर जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना है तो सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, बल्कि सिस्टम को समझना और तोड़ना भी आना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद तेलगी ने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद कुछ छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि एक मामूली नौकरी से वह बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो वह चाहता है। तेलगी ने बेहतर कमाई के लिए सऊदी अरब जाने का फैसला किया। वहां उसे एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिला। इसी दौरान उसने देखा कि हजारों भारतीय फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ इन देशों में काम करने के लिए आ जाते थे। यह वही पल था जब उसके दिमाग में पहला स्कैम जागा। अगर असली डॉक्यूमेंट्स की इतनी डिमांड है तो नकली बनाकर भी पैसा कमाया जा सकता है। तेलगी ने मुंबई का रुख किया। कुछ समय बाद उसने खुद की ट्रेवल एजेंसी शुरू कर दी, लेकिन सीधा रास्ता उसे पसंद नहीं था। असली पासपोर्ट और वीजा की लंबी प्रक्रिया से बचने और जल्दी पैसा कमाने के लिए उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, जिससे वह लोगों को यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे देशों में भेजने लगा। उसका नेटवर्क इतना फैल गया कि हजारों लोग उसकी एजेंसी के जरिए विदेश गए। 1993 में पुलिस को उस पर शक हुआ और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। तेलगी को जेल में राम रतन सोनी नाम के एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। वह एक सरकारी स्टाम्प वेंडर था। उसने तेलगी को बताया कि असली खेल स्टाम्प पेपर का है। अगर असली पैसा कमाना है तो स्टाम्प पेपर के धंधे में आ जाओ। दोस्तों, स्टाम्प पेपर क्या होता है? स्टाम्प पेपर सरकारी डॉक्यूमेंट्स होता है जिसका इस्तेमाल लोन, प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन, कोर्ट फीस और सरकारी कामों में होता है। इसकी वैल्यू करोड़ों में हो सकती है। तेलगी को इस आइडिया में दम दिखा। तेलगी ने इस बिजनेस में घुसने का प्लान बनाया। तेलगी का पहला प्लान था असली प्रिंटिंग मशीन खरीदना। तेलगी ने नासिक सिक्योरिटी प्रेस से सरकारी स्टाम्प पेपर छापने की असली टेक्निक समझी। नासिक प्रेस में स्टाम्प पेपर बनाने के लिए खास मशीन, स्याही और प्लेट्स का इस्तेमाल होता था। उसने कुछ सरकारी अधिकारियों को मोटी रिश्वत देकर वही सामान खरीद लिया। अब उसके पास स्टाम्प पेपर छापने की असली मशीन, असली स्याही और असली प्लेट्स थी। यानी अब जो वह स्टाम्प पेपर बनाएगा वह असली है या नकली, यह पहचानना नामुमकिन होगा। तेलगी का दूसरा प्लान था फर्जी प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करना। उसने मुंबई में ही एक अपनी खुद की गुप्त प्रिंटिंग प्रेस खोल दी, जहां असली की तरह दिखने वाले स्टाम्प पेपर छापे जाने लगे। तेलगी का तीसरा प्लान था भ्रष्टाचार के सहारे नेटवर्क फैलाना। तेलगी ने बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों, नेताओं और सरकारी अफसरों को मोटी रिश्वत दी। जल्द ही उसके नकली स्टाम्प पेपर पूरे देश में बिकने लगे। 2000 तक तेलगी का नेटवर्क 18 राज्यों और 72 शहरों तक फैल चुका था। तेलगी का स्कैम करीब 10 साल तक बिना किसी शक के चलता रहा। हर दिन करोड़ों के नकली स्टाम्प पेपर सरकारी दफ्तरों, बैंकों, बीमा कंपनियों और कोर्ट में इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर स्कैम में एक ना एक गलती जरूर होती है। तेलगी की गलती उसको पकड़वा सकती थी, लेकिन उसके घोटालों को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वह बेहद शातिर था और पुलिस, नेताओं, अधिकारियों को मोटी रिश्वत देकर अपने राज छुपाए बैठा था। सन 2001 में महाराष्ट्र पुलिस के एक ईमानदार अधिकारी को एक केस सौंपा गया। यह मामला पुणे के एक बैंक से जुड़ा था, जहां करोड़ों का लोन लिया गया था। लेकिन जब बैंक के दस्तावेजों की जांच की गई तो कुछ स्टाम्प पेपर नकली पाए गए। इंस्पेक्टर को यह एक मामूली केस लगा, लेकिन जब उसने अन्य बैंकों और संस्थानों की जांच शुरू की तो कई जगहों पर नकली स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल किया गया था। इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने पुणे, मुंबई और नासिक में कई जगहों पर जांच शुरू की। इसी दौरान उन्हें एक फर्जी स्टाम्प पेपर बेचने वाले की खबर मिली, जिसे पकड़ने के लिए उसने जाल बिछाया। इस ऑपरेशन में पुलिस ने एक मुखबिर की मदद से नकली स्टाम्प पेपर खरीदने का नाटक किया। स्टाम्प पेपर बेचने वाले को फंसाकर पकड़ा गया।
पूछताछ में उसने कबूल किया, हमारा माल अब्दुल करीम तेलगी से आता है। यानी अब पुलिस के हाथ में एक बड़ा नाम लग चुका था। जैसे ही पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। महाराष्ट्र पुलिस के ही कई अधिकारी इस स्कैम में शामिल थे। यानी अब पुलिस को ही पुलिस से बचकर जांच करनी थी। यानी अब पुलिस की टीम में दो गुट बन गए, एक ईमानदार अधिकारी जो असली सच जानना चाहते थे और दूसरे भ्रष्ट अधिकारी जो इस केस को रफा दफा करना चाहते थे। जब इंस्पेक्टर और उनकी टीम तेलगी तक पहुंचने के करीब थे, तब एक चौंकाने वाली घटना हुई। इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंस्पेक्टर के पास ऐसे सबूत थे जो कई बड़े लोगों के नाम बेनकाब कर सकते थे। अब इस केस को स्पेशल टास्क फोर्स STF को सौंप दिया गया। STF ने पूरी ताकत से अजमेर, मुंबई, पुणे, नासिक और अन्य शहरों में एक साथ छापेमारी की। STF ने अजमेर में तेलगी के ठिकानों पर छापा मारा और वहां से 200 करोड़ रुपए के नकली स्टाम्प पेपर जब्त किए। यह भारत के नकली स्टाम्प पेपर का अब तक का सबसे बड़ा जब्ती ऑपरेशन था। इससे पहले पुलिस को शक था कि यह सिर्फ 5 या 10 करोड़ का स्कैम होगा, लेकिन जब छानबीन बढ़ी तो यह हजारों करोड़ का निकला। अब STF को यह यकीन हो गया कि तेलगी कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है। अजमेर छापे के कुछ ही दिन बाद पुलिस को तेलगी की लोकेशन ट्रेस करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस ने तेलगी के कई करीबी साथियों की फोन कॉल्स ट्रैक की। मुखबिरों के जरिए पता चला कि वह अजमेर में ही छिपा बैठा है। 7 नवंबर 2001 को STF ने तेलगी को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। जब तेलगी को गिरफ्तार किया गया तब वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से पता था कि यह दिन आएगा। तेलगी का कहना था, मैंने जो किया वह एक सिस्टम का हिस्सा था। अगर मैं गलत हूँ तो वो सब भी गलत हैं जो मुझसे पैसा लेते थे। गिरफ्तारी के बाद जांच में यह भी सामने आया कि उसके पास 100 से ज़्यादा सरकारी अधिकारियों, नेताओं और पुलिस वालों को रिश्वत देने की डिटेल्स भी हैं। उसके पास असली सरकारी स्टाम्प प्रिंटिंग प्रेस का एक्सेस था। जांच में यह भी सामने आया कि उसने सरकारी ठेकेदारी में भी करोड़ों की हेराफेरी की है। अब मामला सिर्फ एक घोटाले का नहीं बल्कि एक भ्रष्ट सिस्टम का बन चुका था। तेलगी ने पूरे सिस्टम को ही खरीद रखा था, इसलिए पुलिस को सही से जांच करने में मुश्किल हो रही थी। 3 बड़ी वजहें बनी जो जांच में बाधा बन रही थी। पहला, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, दूसरा, राजनीतिक दबाव, तीसरा, तेलगी का जाल। इसमें कई पुलिस वालों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। कई बड़े नेता नहीं चाहते थे कि यह मामला उजागर हो। तेलगी ने अपने राज खोलने से पहले ही कई दस्तावेज नष्ट करवा दिए थे, लेकिन अंत में सबूत इतने ज्यादा हो गए कि कोर्ट को अपना फैसला सुनाना ही पड़ा। तेलगी के वकीलों ने भी कोशिश की कि उसे कम सजा मिले, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो अदालत ने भी उसे 2006 में 30 साल की सजा और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक था और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तेलगी को जेल में बीमारियों ने घेर लिया। 23 अक्टूबर 2017 को बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, तेलगी की यह यात्रा एक साधारण संघर्षशील लड़के से लेकर भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक के मास्टरमाइंड बनने तक की कहानी बयां करती है, जो किसी मिस्ट्री थ्रिलर से कम नहीं लगती। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।